बेटा। बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है बच्चों, सरल भौतिकी में। और आज जैसे कि हमने इसे पहले में शुरू किया था, यूनिट 2 यानी दूसरी यूनिट शुरू की थी, विद्युत धारा या धारा विद्युत नाम है उसका, धारा विद्युत। और आज का जो लेक्चर है बच्चों धारा विद्युत पर, जो आज का लेक्चर है, ये अपने पास क्या है, धारा विद्युत का जो लेक्चर है बच्चों, ये है लेक्चर 2। ठीक। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो सीखना शुरू करेंगे, किन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इसमें बच्चों यहाँ पर ऊष्मीय यानी आ, चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है। दूसरा हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे ऊष्मीय चाल सीखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की। फिर हम इसमें क्या सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे अपवाह या अनुगमन वेग। वेग। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, अप अनुगमन वेग के लिए सूत्र की स्थापना। फिर इसी अनुगमन वेग पर आधारित कुछ प्रश्न भी हम आज सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक एक चीजें सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यहां सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि आखिर चालक का मतलब क्या होता है। चालक किसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। बच्चों चालक पता किसे कहते हैं, चालक समानता किसे कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उस पदार्थ को चालक कहा जाता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उस पदार्थ को चालक कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न आ जाता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सीखते हैं बच्चों कि आखिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, क्योंकि आगे हम जो भी बात करेंगे वो कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ही आधारित होगी। तो क्यों ना पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समझ लिया जाए। मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा कि जैसे मान लो किसी भी पदार्थ में, हम सब जानते हैं जब हम किसी परमाणु की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो परमाणु के केंद्र में तो होता है नाभिक, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसके चारों तरफ क्या होंगी, इसके चारों तरफ बहुत सारी क्या होंगी, देखो ये कक्षाएं होती हैं। और आप सब जानते हैं कि इन कक्षाओं में क्या हो जाएगा, इन कक्षाओं में कौन घूमता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी तरीके से बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए, और बाहर से ऊर्जा मिल जाने पर कोई भी एक बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल आए। अब यहां देखिए दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं मेरे बच्चों। एक वो इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, जो इसके अंदर चक्रण कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है, इनको केवल इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप। ठीक है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, छूट के बाहर निकल आया है, इसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसा कि नाम है,
जो परमाणु से मुक्त हो गया। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो बच्चों फिर दो चीजें बचती हैं। दो चीजें क्या? एक ये तो क्या हो गया, ये तो वो परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, और क्योंकि इससे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर कैसा आवेश होता है? इस पर धन आवेश आएगा। और ये क्या है? ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो ये पूरा जो चालक का बच्चों ये पूरा जो पार्ट है, चैप्टर है, ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आसपास ही घूमता है, इसी से संबंधित है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझना बहुत जरूरी था। तो मेरे ख्याल से आप मेरे बच्चों को मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर चालक क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होगी, उसको कहा जाएगा चालक। ठीक। चलो, अब इसके बाद आते हैं ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। होता क्या है? अब जैसे किसी चालक की बात करें मेरे बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक चालक है। ये क्या मान लेते हैं? ये कोई भी एक चालक मान लेते हैं, कंडक्टर, चालक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये चालक है तो उसके अंदर ढेर सारे कौन होंगे? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ढेर सारे क्या होंगे मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन करते क्या है? ये भी बड़ा जिज्ञासा वाला विषय है कि आखिर इलेक्ट्रॉन करते क्या है। तो किसी भी चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, वो सब अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? अनियमित। अनियमित मतलब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार कमरे में धूप की एक किरण आ रही होती है, और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर अगर हम देखें उस धूप की किरण के अंदर धूल के कण देखें, छोटे छोटे कण जो इधर उधर गति कर रहे होते हैं, तो उनकी गति अनियमित गति होती है। तो वैसे ही किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, और इस समय इनका जो वेग होता है, अनियमित गति करते हुए इनका जो वेग होता है बच्चों, उस वेग का ही नाम क्या होता है? उस वेग का ही नाम होता है ऊष्मीय वेग। यानी ऊष्मीय वेग की परिभाषा क्या आ गई? अगर कोई जानना चाहे कि ऊष्मीय वेग की परिभाषा क्या लिखी जाए बच्चों, तो ऊष्मीय वेग की परिभाषा पता क्या होगी? किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है। अच्छा, यहां पर किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग। अच्छा, यहां पर चालक में क्या हमने कुछ और लगाया नहीं है। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं किसी विलगित चालक भी कह सकते हैं। विलगित मतलब कहीं कोई किसी चीज संपर्कित नहीं है। किसी विलगित चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, उस वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। अच्छा, ये बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसको ऊष्मीय वेग क्यों कहा? ऊष्मीय वेग के पीछे कोई कारण तो हो सकता है। क्या कारण है इसको ऊष्मीय वेग कहने का? तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। ऊष्मीय वेग कहते हैं चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों के इस वेग का कारण ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाई किसी वेग के कारण क्या होगा? वेग के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये समय जो वेग है ना, उस वेग का कारण क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है। अतः इसका नाम ऊष्मीय वेग कहलाता है।
ठीक है बच्चों, और इसमें एक पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से सीखना है। वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 3 पॉइंट हो गए मेरे बच्चों। पहला हो गया क्या नाम, फिर दूसरा हो गया इसका नाम ये क्यों पड़ा, और तीसरा है कि औसत ऊष्मीय वेग का मान। औसत ऊष्मीय वेग का मान पता है कितना होता है बच्चों? 0 होता है। क्यों 0 होता है? अनियमित गति के कारण, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0। यानी औसत कैसे निकालते हैं? जैसे U1 प्लस U2 प्लस UN। औसत कैसे निकालते हैं? n चीजें हैं तो n को जोड़ा और n से ही भाग कर दिया। ये हो गया U एवरेज, यानी औसत ऊष्मीय वेग। ये क्या हो गया? औसत ऊष्मीय वेग। तो बच्चों ये औसत ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है? यह आ जाता है 0। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज सिखाई मेरे बच्चों को कि ऊष्मीय वेग क्या होता है, दूसरा ऊष्मीय वेग का कारण या इसका नाम क्यों रखा गया है, दूसरा औसत ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है, और साथ में एक पॉइंट अपन लोग और सीखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है इसलिए बिल्कुल अलग सीखते हैं कि औ औसत ऊष्मीय वेग की कोटि। औसत ऊष्मीय वेग की कोटि 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि औसत ऊष्मीय वेग की कोटि क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि औसत ऊष्मीय वेग की कोटि बच्चों कितनी होती है? 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। औसत वेग के बाद अब हम बात करते हैं अपवाह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपवाह या अनुगमन वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा सुनना, अपवाह या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सीखते हैं, ये होता क्या है मेरे बच्चों? तो जैसे मान लो ये कोई एक चालक हो गया मेरे बच्चों। ये क्या हो गया? एक चालक मान लेते हैं। अच्छा, अब ये चालक है तो चालक के अंदर क्या हो गया? चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे बच्चों? वो सारे के सारे अनियमित गति कर रहे होंगे। और उनके वेग का नाम अभी मैंने सिखाया था। उनके वेग का नाम बच्चों क्या हो जाएगा? उनके वेग का नाम हो जाता है ऊष्मीय वेग। अब हो सकता है कोई यहाँ यहाँ जा रहा हो, इसका वेग U1 है। कोई हो सकता है यहाँ जा रहा हो, इसका वेग U2 है। ठीक है। हो सकता है कोई इस तरह भाग रहा हो, U3। सबका वेग क्या होगा? अलग अलग होता है बच्चों, है ना। सबका वेग कैसा होगा? अलग अलग हो जाता है। ये आ जाएगा U4, ऐसी एक मान लेते हैं, ये आ गया UN। ठीक, ये सब के सब क्या है? औसत ऊष्मीय वेग। अब लेकिन किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या लगाना जरूरी होता है? किसी चालक में बच्चों धारा तब बहती है जब उसके अनुगत क्या लगा दिया जाए? एक विभवांतर लगाया जाए। तो इस चालक के अनुगत क्या लगा देते हैं? इस चालक के अनुगत लगा देते हैं हम लोग एक विभवांतर, एक वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, वोल्टेज लगाते ही क्या होता है? देखो, जैसे ही हम इसके अनुगत एक वोल्टेज लगाएंगे, जैसे V वोल्टेज लगा दिया, कोई सेल जोड़ दिया, कोई बैटरी जोड़ दी, तो यहाँ पर ये हिस्सा हो गया देखो प्लस, और ये हो गया माइनस। यानी तुरंत इस चालक के भीतर क्या आ जाएगी? इस चालक के भीतर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। क्या आ गया बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा बच्चों? जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आएगा तो अब देखो क्या होगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र, देखो अंदर एक आवेश है। ये क्या हो गया? आवेश हो गया। और आवेश पर जैसे ही हमने क्या लगाया? वैद्युत क्षेत्र ई लगाया। तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आते ही क्या लगाता है? बल लगाएगा, है ना बच्चों। बल लगा देगा। अच्छा, बल लगाने से क्या होगा? बल लगाएगा तो बल लगाने से क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का मान होता है F/m। अब बल कितना लगा? F का मान होता है बच्चों QE, है ना। तो त्वरण कितना हो जाएगा? QE/m। ठीक है। अब ये साइड वाली चीज को नोट नहीं करना। नोट में मैं जब बोलूंगा यहां से नोट करना है तब
नोट करना शुरू करना। ठीक है बच्चों, अभी ये समझा दिया मैंने। यानी जैसे ही मैंने चालक के अनुगत विद्युत क्षेत्र लगाया, तो इसके अंदर जितने भी बच्चों इलेक्ट्रॉन थे, सब पर क्या लगेगा, सब पर एक त्वरण लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब त्वरण की दिशा में ऐसी क्यों बना रहा हूं बच्चों? जो त्वरण लगता है ना, त्वरण की दिशा कैसी होती है? जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद तो ऋणात्मक होता है मेरे बच्चों, और ऋण वाली चीज किस तरफ भागेगी, धन की तरफ। तो सब पर क्या लगेगा, सब पर एक त्वरण लगने लगेगा, जो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा, उसका मान देखो, मान कितना यहाँ लिख देते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा, क्यू ई बटे एम। और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ई बटे एम आ जाएगा, त्वरण लगेगा। ठीक है, अब देखो, पहले वेग यू था, त्वरण हो गया ए। अब कुल वेग कितना होगा? तो ये सूत्र सबने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी। समीकरण याद है ना, v बराबर गति के समीकरण u प्लस ए टी। तो इस समय पर क्या होगा, अब वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नया औसत वेग होगा, फिर सुनना, वैद्युत क्षेत्र, किसी चालक के अनुगत वैद्युत क्षेत्र लगाए जाने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, उस औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। यानी एक ऊष्मीय वेग, जब हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो कौन सा वेग, ऊष्मीय वेग। वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो ऊष्मीय वेग। और अगर हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तब इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है वो क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। ठीक है, तो यानी अनुगमन, अब यहां से लिखना है, देखो इसको बनाना नहीं, अब मैं जो परिभाषा लिखवा रहा हूं इसको लिख लो अपनी कॉपी में। परिभाषा क्या है, परिभाषा हम लिख रहे हैं, अनुगमन वेग। समझना, जब किसी चालक के अनुगत बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने को बाध्य, अब मजबूरी है उनकी अपोजिट जार की, बाध्य हो जाते हैं। पहले तो कहीं भी दौड़ रहे थे, बाध्य हो जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अच्छा, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडी से इसलिए क्योंकि इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पेलिंग शुरू होगी डी से, इसलिए वीडी।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुगमन वेग की कोटि 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोनों कोटि याद रखना मेरे बच्चों। ऊष्मीय वेग बोलेंगे तो 10⁵5, भूलना नहीं। जब बात किसकी होगी, देखो, जब बात होगी ऊष्मीय वेग की, तो कितनी कोटि है इसकी, 10⁵5। और जब बात होगी अववाह वेग की, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 10⁻⁴मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में भी आता है। तो ये हो गया अपने पास अनुगमन वेग। ठीक है, अब आते हैं अनुगमन वेग के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है, तीसरा बल्कि, ये आएगा बच्चों श्रांति काल। इंग्लिश में इसको पता है क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अब देखो ये होता क्या है, ये समझना बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है। देखो होता क्या है कि जैसे किसी चालक में क्या होगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, ये तो इधर उधर गति कर रहे थे, कोई यहां भाग रहा था, कोई यहां भाग रहा था। अब जैसे ही क्या हुआ, देखो जैसे ही हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो वैद्युत क्षेत्र, अच्छा इसके बीच में ये तो हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसके बीच में एक और है जिसकी हमने बात नहीं की, पता है कौन है बच्चों, वो है धनात्मक परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। धनात्मक परमाणु, जिसका नाम क्या है, एटम भी तो होंगे इसी के अंदर। अच्छा, ऐसा दिखने में लगता है कि एटम हमेशा रुका होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जो एटम होते हैं मेरे बच्चों, वो लगातार क्या करते हैं, लगातार कंपन करते हैं, अलग अलग दिशा में क्या कर रहे होते हैं, वो कंपन कर रहे होते हैं। अतः कोई यहाँ कंपन कर, इनका कंपन भी कैसा होगा, अलग अलग दिशा में, अनियमित कंपन होते हैं, अलग अलग दिशा में, कोई यहाँ कोई वहां, इस तरह से कंपन करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए जो इधर उधर गति कर रहे हैं, और परमाणु हो गए धनावेशित परमाणु। धनावेशित क्यों कहा, क्योंकि भाई इनसे इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कैसा आवेश आएगा, धनावेश आ जाएगा। तो ये धनावेशित जो परमाणु है, ठीक, ये क्या करते हैं, ये कंपन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए क्या करते हैं मालूम है, जब इलेक्ट्रॉन में जो गति करते हैं, तो लगातार क्या होगा, इन एटम से टकराते हैं। क्या होता है, इनसे बार बार टकराते हैं, एक टकराएगा फिर क्या होगा, अब टकराएगा तो उछल के यहां आ गया मान लो, फिर टकराया, फिर उछल के हो सकता है फिर कहाँ चला जाए, फिर यहां चला जाए, फिर उसे टकरा के फिर यहां चला जाए। तो ये लगातार क्या होंगे, टकराते हैं। जैसे वो क्रेजी बॉल नहीं होती, छोटी वाली बॉल आती है जो जगह जगह कूदती घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन एटम से टकराते हैं, कभी इससे टकरा गए, कभी इससे टकरा गए, फिर इससे टकरा गए। और जब टकराते हैं, तो दो टक्करों के बीच का, जैसे एक टक्कर ना, ये तो होगी, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये हो गया, देखो सुनना, ये हो गई पहली टक्कर। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, दूसरी टक्कर। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब कंपन करते हुए धनावेशित परमाणु से टकराता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, एक बार टकराया फिर जितनी देर लगी उसे दोबारा टकराने में, तो दोनों क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है, उसे श्रांति काल कहते हैं। यानी श्रांति काल की परिभाषा क्या बना दें बच्चों, श्रांति काल की परिभाषा बन जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंपन करते हुए, कंपन करते हुए धनावेशित परमाणुओं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंपन करते हुए धनावेशित परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच का
औसत, औसत शब्द इसलिए लिखा, तो हो सकता है कभी जल्दी टकरा जाएगा, कभी देर भी लग सकती है। तो बीच का जो औसत समय अंतराल है, बीच का औसत समय अंतराल क्या कहलाएगा? देखो, औसत समय अंतराल, श्रांति काल कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों श्रांति काल। ठीक है, चलो। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये भी समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसके श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसके श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर सुनो जरा इसका, उत्तर क्या होगा? देखो, जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा तो उसमें वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो कोई चीज जल्दी तेज चलेगी, तेज चलेगी तो जल्दी टकराएगी। सुनना, चालक का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने का मतलब क्या है? ताप बढ़ा मतलब वेग बढ़ा, वेग बढ़ा मतलब चाल बढ़ गई, तेज भागने लगा। और जब कोई तेज चलेगा तो उसे टकराने में देर लगेगी, जल्दी टकरा जाएगा। तो आप सही सोच रहे हो, जल्दी टकरा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि चालक का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, शांति काल का मान घट जाता है। ठीक, चलो भाई, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। और ये टॉपिक पता है क्या है? देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है बड़े बच्चों। ये क्या है? अनुगमन वेग के लिए सूत्र की स्थापना, अनुगमन वेग के लिए सूत्र की स्थापना। चलो भाई जल्दी से करते हैं। मैं इसका एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, बुक्स में कई बार बड़ा टिपिकल तरीका दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका इसका सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को हटा दिया जाए, जिससे कि अपने को जगह मिल जाए काम करने की भी, है ना? एक जगह भी बहुत जरूरी है, बिना जगह काम नहीं कर पाएंगे। चलो भाई, अब ढेर सारी जगह है काम करने के लिए। चलो, देखो, अनुगमन वेग के लिए सूत्र की स्थापना। तो मान लेते हैं बच्चों, ये कोई एक चालक है, ये कोई भी एक चालक मान लेते हैं, ये कोई एक चालक मान लेते हैं। सब गंदा गंदा हो गया। चलो, तो हेडिंग वो दोबारा आ जाएगी। तो ये कोई बच्चों एक चालक मान लेते हैं, ठीक है। और चालक के अंदर क्या होंगे? ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर उधर गति कर रहे होंगे, ठीक। और ये सब इधर उधर गति कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसके थोड़ा डायग्राम सुंदर से बना दूं, है ना? अब फिर बच्चे कहेंगे कि भाई सर आपने कितना गंदा गंदा बनाया। तो मैं थोड़ा सुंदर से डायग्राम बना दूं मेरे बच्चों के लिए, देखना। तो यहाँ पर ये कोई मान लेते हैं अपने पास चालक, ठीक। ये हो गया चालक। और इस चालक के अंदर क्या मान लेते हैं? इस चालक के अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन समझने के लिए काम करते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं बनाते हैं, है ना? क्योंकि डायग्राम फिर क्या होगा, बड़ा कठिन सा हो जाएगा। तीन बना देता हूं मैं। ये ऐसा नहीं कि तीन होंगे, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन मान लेते हैं एन है, दिखा दिए मैंने तीन।
फिर इसके अनुगत क्या लगा दिया, मैंने एक विभवांतर लगा दिया, क्योंकि जब तक सेल नहीं जोड़ेंगे धारा तो बहेगी नहीं भाई। ठीक है, तो एक सेल जोड़ दिया, वोल्टेज वी लगा दिया, वी लगाते क्या होगा, इसके अनुगत लग जाएगा एक वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, मान लेते हैं शुरू में इनका जो चाल है वो कितनी मान लेते हैं, U1 U2 और U3। तो यहां शुरू करते हैं, देखो माना, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसे। माना किसी चालक में एन, एन कैपिटल बनाएंगे अपन लोग, एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। माना कि चालक में एन इलेक्ट्रॉन है जिनके जिनके ऊष्मीय वेग, पहले वाला वेग होता है ऊष्मीय, जिनके ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, अच्छा इस पे सदिश का चिन्ह जरूर लगाइएगा बच्चों, U2 U3, लास्ट में UN है। जब चालक के अनुगत, जब चालक के अनुगत वैद्युत क्षेत्र E लगाते हैं, तो जब चालक के अनुगत वैद्युत क्षेत्र E लगाते हैं तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, जिसका मान, देखो इसका मान हम पहली बात कर चुके हैं। त्वरण का मान क्या सिखाया था, देखो फटाफट देख लो जल्दी से। त्वरण का मान क्या था, हम पीछे आए थे, देखो त्वरण का मान कितना है, देखो ये आ गया, E/m दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है, देखो ये देखो ये दिख रहा है त्वरण का मान। ठीक, तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पर, जिस जिसका मान A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर -E/m होगा। अब यहाँ बच्चों को मन में आएगा सर माइनस क्यों लगा दिया, तो भाई माइनस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पर जो त्वरण होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो क्योंकि ई की दिशा और ए की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है तो कौन सा चिन्ह आएगा, विपरीत के लिए चिन्ह आता है माइनस का बच्चों, तो इसलिए माइनस आया। अच्छा, वैद्युत, अब वैद्युत क्षेत्र लग गया, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हुए धनावेशित धनावेशित परमाणुओं से
टकराते हैं, धनावेशित परमाणुओं से टकराते हैं, धनावेशित परमाणुओं से टकराते हैं तथा टकराते हैं यदि उनका शांति काल टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ शांति काल को बच्चों टाउ से शो करते हैं हो, तो एक शांति काल के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या हो जाएगा जरा बताना। सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा U1 + A टाउ 1, दूसरे का कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा, U2 वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है, +A टाउ 2, और ऐसे ही nवे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा Vn, ये तो क्रम चलता रहेगा 1 2 3 4 5, तो Vn कितना हो जाएगा, n वाले का कितना हो जाएगा UN + A टाउ n। ठीक है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होगा, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग की बात करें तो वी एवरेज, यही तो अब वह वेग बनेगा, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा V1 + V2 Vn और बटे n। औसत वेग निकालने का तरीका, n चीजें हैं तो उनको जोड़ो और n से ही भाग कर दो, तो U1 + A टाउ 1, U2 + A टाउ 2, UN + A टाउ n, और भाग कर दें किससे, n से। अच्छा, u वाली टर्म को अलग कर दो, u वाली जो टर्म है उसको अलग कर दो, तो ये आ जाएगा U1 U2 UN, और प्लस a कॉमन आ गया टाउ 1 + टाउ 2 टाउ n, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ गया n। अब इसको आगे ले चलते हैं, देखो तो v एवरेज कितना आ गया, v एवरेज आ जाएगा U1 U2 U3 UN, और प्लस a कॉमन आ जाएगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n। इसमें वेक्टर नहीं लगाना है, देखो मैंने गड़बड़ लगा दी, वेक्टर ऊपर नहीं लगेगा है ना, सिर्फ समय है ना, टाउ n, इसके बटे में n आ गया, इसके बटे में भी n आ गया, तो v एवरेज कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि औसत, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टाउ, तो v एवरेज का सूत्र आ जाएगा a टाउ, और a का मान लगा दो, ये आ जाएगा -EE/m टाउ बार। तो ये जो सूत्र आप देख रहे हो ये है अनुगमन वेग का सूत्र, तो अनुगमन वेग का सूत्र हो गया EE/m/टाउ बार। टाउ बार, ये हो गया आपका अनुगमन वेग का सूत्र बच्चों। ठीक। अच्छा, अनुगमन वेग के सूत्र के बाद अब आता है कि अब जैसे हम अनुगमन वेग यहां से निकाल लिया,
अनुगमन वेग, ये मैंने ए का मान निकाला, ये जो मैंने लगाया ना, जैसे यहाँ ए का मान देखो, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ई अपॉन एम। अच्छा, अनुगमन वेग के बाद अब एक छोटी सी बात आएगी कि जो अनुगमन वेग है वो किन बातों पर निर्भर करेगा। अनुगमन वेग किन बातों पर निर्भर करता है? तो बच्चों अनुगमन वेग का सूत्र क्या है, देखो, वी डी बराबर क्या आया, -ई टाउ बार बटे एम, -ई। अच्छा, और अगर हम सदिश का चिन्ह हटा देंगे तो आ जाएगा, माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा, यहाँ सदिश लगा है तो माइनस आएगा, ई टाउ बार बटे एम। एक सूत्र ये आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि अन- अमन अनुगमन वेग, अच्छा इसके अलग से क्वेश्चन कराते हैं, एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, है ना? तो पहले सूत्र समझ लो सारे बच्चों आप। बीडी, ठीक। और यहां पर एक सूत्र है, क्योंकि देखो ई का जो मान होता है ना बच्चों, वो वी बटे डी होता है, तो यहाँ पर वीडी का अनुगमन वेग का एक सूत्र ये भी हो जाएगा, ई का मान लगा दो वी बटे डी, या एल कह दें, इसे एक ही बात है, देखो दूरी कह दो या लंबाई कह दो, चालक की लंबाई अगर एल है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, टॉवर बटे एम। तो वीडी का सूत्र याद रखेंगे, ई वी टावर अपॉन एम एल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम और क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे, थर्ड वीडियो में। तो इस पर अनुगमन वेग पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक, तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।